जो किसान आंदोलन चल रहा है, आप सबको मालूम है ना, सब देख ही रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो खबरें मिल ही रही होंगी। और ये बहुत बड़ी एक बात है जो पूरा दिल्ली वो लोग घेर के बैठे हुए हैं। खास तौर पे सीमांत और जो भूमिहीन किसान है बड़े पैमाने पे इसमें जुड़े हैं। ये सबसे बड़ी बात है। क्या बड़े नहीं बड़े है? किसानों का नहीं, मतलब यहाँ पे छोटे किसान हाँ भी हाँ बहुत, वही मैं कह रही हूँ। हाँ, बड़े किसान से ज्यादा इसमें मझौले, छोटे और भूमिहीन किसान ज्यादा हैं, और वो लोग महिलाएं बहुत है। एक 74 साल की महिला ट्रैक्टर चलाकर महिलाओं को भरकर लेकर आई पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली में, पूरा जो है ट्रैक्टर चलाकर इस आंदोलन में शामिल हो रही है। तो ये एक जो है बड़ा ही अभूतपूर्व एक तरह का आंदोलन है, और इसमें तो हम लोगों को भी जुड़ना है। और वहां पर जो माहौल है देखने वाला, वो देखने वाला है। जिस तरह से वहां पर यंग, बुजुर्ग, बच्चे, लेडीज सब डटे पड़े हैं। सारा दिन वहां पर आसपास बीच में सभा स्थल है, उसके चारों तरफ जो है उन्होंने लंगर के वो टेंट लगा रखे हैं। आप कहीं भी भूखे हो, आपको खाना और उसका पूरा इंतजाम खेतों से, गांव से और ये गुरुद्वारों से बहुत सेवा हो रही है। बंगला साहिब से, मजनू का टीला से, जिस गुरुद्वारे का नाम लो वो गुरुद्वारा, पूरा राशन पानी लेकर वो लोग आए हैं बिस्तर बिस्तर, कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। और इन तीनों कानूनों की जानकारी भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि 3 कानून क्या है। तो समय समय पर एक संजय भैया का भी बहुत अच्छा वीडियो आया, तीस्ता जी ने बहुत अच्छे आर्टिकल्स भेजे हैं इसके ऊपर, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के मसले पर भी कि संवैधानिक है कि नहीं। तो ये जो तीनों कानून पास किए गए, सबसे बड़ी बात है कि गैर संवैधानिक तरीके से पास किए गए, क्योंकि इसका दायरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये एक शेड्यूल में आता है। एग्रीकल्चर जो खेती का सब्जेक्ट है, खेती जो है वो राज्य के अधीन है। जैसे कि जमीन का मामला, उसका जो कानून बनाने के और उसके बारे में जो भी कोई निर्णय लेने हैं वो राज्य के अधीन है, विधानसभा में बने। और इन्होंने उसको ट्रेड और कॉमर्स में, मतलब कि व्यापार और वाणिज्य में लाकर इसको, इस कानून को बनाया है। और दूसरी बात की खेती व्यापार की चीज भी नहीं है, वो जीविका का आधार है, उसको आप व्यापार से जोड़ भी नहीं सकते। दूसरी गैर संवैधानिक बात ये है। तो ये जो पार्लियामेंट के दायरे से बाहर हटके इन्होंने कानून बनाए हैं, उसको हमें बार बार इसको जोर देकर इसको सामने लाना है कि ये आपके दायरे में है ही नहीं, आपने इसको हाथ कैसे लगाया। ये आजीविका, जैसे हम बोलते, जंगल का हमारा अधिकार आजीविका का अधिकार है, उसमें व्यापार नहीं हो सकता, ना खरीद फरोख्त हो सकती है। और आपने जितने भी अनाज का जो जरूरतमंद, जैसे सबसे ज्यादा जरूरी है दालें, प्याज, आलू, जो हमारी सब्जियां हैं, उसको इन्होंने एसेंशियल कमोडिटी से, मतलब कि जो सबसे जरूरीमंद जो लिस्ट है खाद्य वस्तु की, उससे हटा दिया है ताकि इसमें व्यापार हो सके। मंडियों को खत्म कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये जो सारी जरूरत की चीजें हैं, ये बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर अपने बड़े बड़े गोदामों में पहले ही स्टोर करके रख लेंगे, और उसके बाद ये लोग जो है ऊंचे दामों पर उसको बेचेंगे, और उससे जो है पूरी खेती भी नष्ट होगी, किसान भी नष्ट होंगे, और जिस निर्भर लोग हैं वो तो होंगे ही। मामला पी साईनाथ एक हमारे बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उन्होंने कहा ये कोई सिर्फ ये मामला तो पूरे देश का, पूरे कानूनों को, पूरे देश के हर एक नागरिक से संबंधित। और तीसरा बड़ी बात है, इन कानूनों को लेकर किसान कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट जाने का अधिकार सिर्फ कॉर्पोरेट को दिया है कि अगर उनका कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो है ठेका, या उनके साथ जो सौदेबाजी की है उसमें गड़बड़ किया, तो वो लोग किसानों को पकड़कर उसके ऊपर केस कर सकते। वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को, उन्होंने बोला, और इसके लिए उन्होंने बोला कि डीएम, एसडीएम, इसके लिए उसके पास जाइए, वो लोग आपका निर्णय। तो आप बताइए कि डीएम और एसडीएम किसके हैं? वो किसके पक्ष में निर्णय देंगे? क्या किसानों के पक्ष में देंगे? क्या इतना प्यार है उनको? तो सबसे बड़ी बात है, वकीलों ने एक बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा कोर्ट के दायरे से बाहर हटकर ये डीएम एसडीएम को पूरी जो लीगल पावर्स देने वाली बात है, ये गैर संवैधानिक है। इससे पूरा जो है
एक असर पड़ेगा पूरे जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारी न्यायपालिका है, उस पर असर पड़ेगा। और इससे जो है एक तो न्यायपालिका के जो अधिकार है उसको आप कॉर्पोरेट सेक्टर के अधीन कर रहे हैं, उसको कोई मान्य नहीं होगा। वकील क्या करेंगे, जज क्या करेंगे? वहां पर निष्पक्ष एक सुनवाई होती है, वो निष्पक्ष सुनवाई अब होगी नहीं। ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये सारे कानूनों को इस तरह से अपने अंदर समेट कर, यहाँ पर पूरा ब्रिटिश राज तो हुआ ही था, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं थी जितना कि खतरनाक ये खुद जो है आजाद भारत की सरकार हम लोगों को, पूरे देश को जो है ये पूरे एक ऐसे गड्ढे में धकेल रही है जिससे निकलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये पूरी सवाल अब तो पूरा सवाल ही खड़ा है पूरा कि ये सिर्फ किसानों का सवाल नहीं है, इसमें हर एक लोगों की बात है। सवाल पूरे नागरिक अधिकार का है। पूरा जो कॉर्पोरेट सेक्टर को ये लोग सब बेचने की बात कर रहे हैं, वो तो अब पूरा नंगा हो गया नाच बिल्कुल। तो वो अब सामने दिख रहा है कि ये लोग जो नई आर्थिक नीति 91 में शुरू की थी, उसका पूरा जो है एक क्लाइमेक्स आ गया है। अब जो है ये लोग, इनको कोई शर्म नहीं है, इनको कोई वो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। और बहुत सारे, कल भी देखा, बहुत सारे खिलाड़ी, 28 खिलाड़ी जिनको पंजाब के अंदर हॉकी में तो भागने में तो शॉर्ट फुट में जिनको बहुत पुरस्कार मिले थे, वो सारे पुरस्कार ले लेकर वो लोग धरने में शामिल हो और उन्होंने कहा हम कल राष्ट्रपति के पास जाएंगे और हम इसको वापस करेंगे। हमको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी अवार्ड नहीं चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो जाए। हमारा किसान जिनके हम रोटी खाते हैं उनकी वजह से हमने ये जीता, और अगर हम लोग अपना ये उनके साथ समर्थन नहीं करेंगे तो हम लोग जो है देश के साथ गद्दारी करेंगे। तो इस तरह से लोग अपने समर्थनों को जता रहे हैं। देश का हर तबका लगभग इसमें शामिल हो रहा है, शहर के भी लोग शामिल हो रहे हैं, मध्यम वर्ग भी इसमें दिखने में सामने आ रहा है, पत्रकार लोग ये अपना वकीलों ने तो बहुत बड़ा काम किया। चिट्ठी मैंने आपको बताया, लिखा उन्होंने चिट्ठी, और इसको लेकर बड़ी ही गंभीर एक चर्चा चल रही है और लगातार मीडिया में भी चीजें आ रही है, खासतौर पे वो मीडिया जो जैसे तीसरा जी काम करते हैं, और बाकी मीडिया के लोग जो है बहुत इस पर उठा रहे हैं। जो गोदी मीडिया वो तो सोया पड़ा, वो तो अनाप शनाप दिखा रहे हैं, उनका हमें मतलब भी नहीं है, उसकी अब कोई वैल्यू भी नहीं रह गई है। उसको तो लोग मार मार के भगा रहे हैं वहां से। जैसे कोई भी देखता है शक्ल जी टीवी का तो आपका तो जो है रिपब्लिक का, तो उसको जो है बिल्कुल लोग भगा देते हैं। तो अभी इन्होंने क्या काम और किया है कि वो जहां पर आंदोलन चल रहे हैं वहां जैमर लगा दिए, जिससे कि आप मैसेज सुन सकते हैं, ना आप फोन आ सकता है, पूरा नेटवर्क उस इलाके में गायब कर दिया, ताकि ना आप कोई फिल्म भेज सके, ना वहां की न्यूज भेज सके, ऑनलाइन ना हो सके, व्हाट्सएप ना चला सके, नेट ना चला सके। इस तरह कल वहां के जो डॉक्टर्स वहां खड़े थे जो ट्रीट कर रहे हैं लोगों को और वो वहां पर तैनात है, उन लोगों ने इस बात को मीडिया के सामने रखा कि जैमर लगा के सरकार पूरी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आप किसान आंदोलन कर रहे हैं, इससे आपको बात करनी चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, बल्कि उनके पूरे रास्ते बंद कर रहे हैं। ये कुल मिला के ये सब मामला चल रहा है। तो और भी तीस्ता जी बताएंगे उसके बारे में, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, एक तो मतलब रोमा जी ने बड़े अच्छे से बताया कि ये कानूनों में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स है, और इसलिए मतलब किस आधार पे हमारे किसान, कामगार वर्ग, सफाई कर्मचारी, पूरे कृषि वर्ग के साथ जो जुड़ा हुआ हमारा जो समाज है और संगठन है, वो सब इसका साथ दे रहे हैं। और ये एक बात है कि मतलब ये बार बार, जैसे मैंने साइनाथ से बात की, साइनाथ जी बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार है जिन्होंने पूरे कृषि विभाग को, पूरे हमारे ग्रामीण विभाग को बड़े तफसील से 20-25 साल से उनका काम है पत्रकार के नाते। उनका ये कहना था कि अगर आप कह रहे हैं कि मंडियों में, एपीएमसी में प्रॉब्लम है तो ठीक है, हम मान लेते हैं, मगर आप मंडियों को सुधारो ना।
मंडियों का सुधारने का काम सरकार का है, ज्यादा मंडियों डालने का काम सरकार का है। आप मंडियों को सुधार नहीं रहे हो। बिहार में 2006 से ये कानून लागू है, जिस तरह अभी केंद्र में ला रहे हैं कि आपने एपीएमसी और एमएसपी खत्म कर दिया, और बिहार का किसान सड़क पे बैठ के सब्जी और धान बेच रहा है, उनके पास कोई सहारा नहीं है। एक बात। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, गए 3 सालों में चुप्पी से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारा एक क्या बोलते हैं अशोक दा उसको, पब्लिक सेक्टर का बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है, जो हमारे कृषि विभाग से धान लेकर समय समय पे, जैसे कि मार्केट का डिमांड है, ताकि थोड़ा सा हमारे किसान भाई बहनों को प्रोटेक्शन मिले। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी के साथ 20-25 कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, और अडानी ने सारे देश भर में कम से कम 6000 साइलो बनाए, बड़े बड़े साइलो, जिसमें वो धान खरीद के डाल देंगे। मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ना रवीश कुमार सबरंग इंडिया वायर से ज्यादा छोटे छोटे पंजाब और हरियाणा और कर्नाटक के पत्रकार का काम बहुत ही अहम है। उन्होंने दिखाया, और वो पत्रकार को फिर मारपीट हुई उसके बाद, क्योंकि उसने दिखाया कि बड़े बड़े साइलोस बनाए हुए अडानी के नाम पे। 25 टेंडर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी के साथ साइन किए हुए हैं, पूरा स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन का। अशोक दा, आप समझा दीजिए लोगों की कि इसका मतलब क्या होगा। राशन की दुकान का भी पूरा कंट्रोल आप कॉर्पोरेट के हाथ में दे रहे हो। 1980 से लेकर आज तक, जब से ये नीतियां बदल गई, हमारी आर्थिक नीतियां, तब से सरकारों ने कृषि विभाग का गैर अंदाजा किया है। मगर जिस तरह ये सरकार ने पूरी कृषि हमारी पूरी कृषि की, मतलब पूरी जो एक उत्पादन है, उसको पूरा कॉर्पोरेट के हाथ में देने का काम जो किया है, इससे पहले ये कानून बिल्कुल साफ कंट्रोल कृषि, जैसे एक आपने बहुत अच्छी तरह से बताया रोमा जी कि कैसे किस तरह के इंटरव्यूज हमारे किसान भाई बहन दे रहे हैं। हम हमारे खेतों पे हमारा कारोबार देखना चाहते, छोटा बड़ा कुछ भी, और हम किसी के आधार पे नहीं जीना चाहते। ये बहुत एक अहम चीज है कि वो चाहते हैं कि बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बन जाए, बड़े बड़े कंपनियों के हाथ में कृषि का पूरा उत्पादन आ जाए, कि आप क्या बोएंगे, क्यों बोएंगे, कितने दाम पे बेचेंगे, कहाँ पे जाएगा। उसके बाद ये अलग अलग चीज है कि आपका आलू अगर यही गोल साइज का नहीं होगा तो हम नहीं खरीदेंगे। तो मतलब हर तरह से किसान का नुकसान है, और भारत सरकार की तरफ से ऐसे कानून आना एक शर्म की बात है। एक नया नाम ये सरकार जो को लगा गया है, वेस्ट इंडिया कंपनी। हमको, मुझे लगता है ये मोदी सरकार को वेस्ट इंडिया कंपनी कहना चाहिए। जैसे ब्रिटिश सरकार का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इनको हम वेस्ट इंडिया कंपनी कह दें। अडानी अंबानी, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जिस तरह बीजेपी की सरकार गुजरात में अपने जड़ मजबूती से बना चुकी है, वो अंबानी के पहले और अडानी के जड़ पे बनाई है। ये पूरा जो एक नाता है, ये राजनीतिक, हमारी राजनीति को कॉर्पोरेट हाथों में बेचने का भी एक पूरा एक षड्यंत्र है। ये जो किसान का आंदोलन है, जिसमें हर तबके ने अपना समर्थन दिखाया है, हर संघर्षशील तबके ने समर्थन दिखाया है, वो एक हमारे सारे राजनीति के ऊपर एक बहुत बारीकी की नजर डालने को हमें मजबूर कर रहा है। पहली बात, हर चीज पे, आर्थिक, राजनीतिक वगैरह वगैरह। तो मैं मानती हूँ कि हमको अलग से भी ना, रोमा जी, अशोक दा, हमें 2-3-4 इस तरह के सेशन रखना चाहिए हमारे आदिवासी भाई बहनों के साथ, हमारे लीडरों के साथ, ताकि इसके एक एक मायने हम लोग समझे। पत्रकारिता किस तरह बिक चुकी है, हमारा ये पूरा ये कैसे हो रहा है, अपना ये कानून के एक एक चीज हमको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं बताने से पहले, ये बहुत अच्छी बात है कि अब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथियों को समझ में आना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये आंदोलन और ये जो मुद्दे हैं, ये सारे समाज के, भारत के सारे समाज के गतिविधियों को, आंदोलनों को प्रभावित करेगा। इसीलिए इसके बारे में समझदारी होनी जरूरी है। आगे आप कुछ भी करेंगे उसमें इस आंदोलन और इस आंदोलन के जो प्रभाव है वो जरूर जारी रहेगा। तो इसीलिए बेहतर है कि सभी साथी इसके बारे में अपनी समझदारी बनाएं
और शायद अखबारों से सारी चीजें पता नहीं लग रही साथियों को, इसलिए बहुत अच्छा टीचर जी ने सुझाव दिया इस पर चर्चा करें। सबसे पहले मैं ये अभी दिव्या है, वो अभी पंजाब गई थी, पंजाब हिमाचल में, वो थोड़ा बता दे वहाँ क्या सीन है। और 8 तारीख भारत बंद के दिन वही थी वो चंडीगढ़ में। दिव्या जुड़ी हुई है ना? दादा पंजाब में दादा काफी अच्छी कंडीशन थी, मैंने चंडीगढ़ में ही देखा था ज्यादा। तो जिस तरह से हम 17 सेक्टर में यूजुअली प्रोटेस्ट करते रहते थे पहले भी, तो कभी भी वहाँ पे मॉल वगैरह बंद नहीं हुए थे। लेकिन उस दिन पूरा दिन के लिए मॉल अपने आप से बंद थे, बल्कि कई मॉल्स के आगे फार्मर्स के सपोर्ट में पोस्टर भी लगे हुए थे। तो वो काफी अच्छी बात थी। लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, लोगों में चर्चा क्या हो रही है? लेकिन जो मैंने देखा, जिन जिन जगहों पे मैं गई वहाँ पे काफी लोग सपोर्ट में तो थे, पोस्टर्स लगे हुए थे, बैनर लगे हुए थे, और उसके अलावा जितना सड़क थी काफी जाम बंद किया हुआ था, जीरकपुर का पूरा रास्ता बंद था। तो काफी जगह से उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। इवन एक जगह पे जो पंचकुला और चंडीगढ़ को जोड़ने वाली रोड थी, वहां पे भी प्रोटेस्ट चल रहा था, और काफी, वो कांग्रेस का प्रोटेस्ट था लेकिन काफी नंबर में लोग उसमें शामिल थे। और दूसरी तरफ से जो चंडीगढ़ और जीरकपुर वाला रास्ता था, वो भी उन्होंने पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ था। इसके अलावा जो वहाँ पे काफी जगह पे मैंने देखा जहाँ बैनर्स पोस्टर्स लगे हुए थे, लोगों से तो मेरी इंटरेक्शन नहीं हो पाई। तो ये सब काफी बड़े लेवल पे चल रहा था। व्यापारी वर्ग का क्या रुख है? व्यापारी वर्ग का सुना है कि वो लोग भी समर्थन कर रहे हैं आंदोलन के। जी काफी लोग सपोर्ट में है व्यापारियों में भी। पंजाब में मतलब भारत सरकार है नहीं अभी? नहीं, पंजाब में तो पिछले 3-4 महीने से ही काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो वहाँ तो वो तो बिल्कुल ही अब तो नहीं मानने को तैयार है। तो ये बहुत अच्छी बात दिव्या ने बताया, आंखों देखा हाल आपने सुना कि चंडीगढ़ जैसी जगह जहाँ कभी बंद नहीं होते हैं बाजार, वो बंद हो गए। अब दिव्या से उस दिन बात हो रही थी, वो 17 सेक्टर में थी मार्केट में। 17 सेक्टर मार्केट चंडीगढ़ के सबसे बड़ा मेन मार्केट है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि किसानों के साथ साथ दूसरे वर्ग के लोग और सबसे अहम व्यापारी वर्ग, पंजाब जैसी जगह में किसानों के बाद सबसे ज्यादा नंबर व्यापारियों के आते हैं। छोटे मध्य और मॉल भी है, तो उसका आना एक किस्म का बहुत मैंने तो कभी देखा नहीं ये बात। जन आंदोलनों में और किसान आंदोलन में व्यापारी वर्ग का सहयोग कभी देखा नहीं, ये पहली बार देख रहे हैं। अलबत्ता डर के मारे बंद कर देते दुकान, लेकिन इसमें डर नहीं था क्योंकि इस आंदोलन में कोई बल प्रयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने किसी को भी मजबूर नहीं किया कि आपको हड़ताल में भाग लेना है, बंद करना है, सिर्फ अपील की है और उस अपील के तहत हुआ। इसका मतलब लोगों की जन सहयोग है इस आंदोलन में, और इस बात को भारत सरकार को समझ लेना चाहिए। पंजाब की जो किसान आंदोलन की इतिहास है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी तीसरा जी ने बताया कि ऐसा कभी देखा नहीं गया कि जिस तरह से पंजाब के किसान बात रख रहे हैं और जिस तरह आंदोलन हो रहा है, ये पिछले 50 वर्षों में ऐसा नहीं दिखा दिया भारत में, ये सभी लोग कह रहे हैं। तो हमें इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। देखिए, अभी जो 3 कानून पर रोमा ने बड़े विस्तार से बताया कि एक बहुत बड़ी बात अंदर से जो आ रही है, और कल साईनाथ जी ने भी लिखा इसके बारे में परसों, कि सारे मामला आखिर में आता है भूमि अधिकार के सवाल पे। किसानों के अंदर ये बिल्कुल समझदारी साफ हो गई कि ये कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम से और मंडी को, सरकारी जो मंडी है उसको निष्प्रभावी कर रहा है। ऐसे तो कह रहे हैं कि नहीं, हम मूल्यों में कीमतें भाई खरीद फरोख्त हिसाब भी दे रहे हैं, बहुत लंबे चौड़े हिसाब का 106 पेज का एक दस्तावेज भारत सरकार ने प्रकाशित किए हैं, जिसमें बताया कि पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने कितने अनाज खरीदा है, रिकॉर्ड
ये आज तक किसी सरकार ने खरीदे हैं, इसीलिए ये बंद नहीं होगा। हमारे इसमें सरकार का दावा है कि मंडी चलेगी, लेकिन किसान ये कह रहे कि जिस तरह से नियम बना रहा है तो उस मंडी नहीं चलेगी। जो प्राइवेट मंडी होगी या है उसी में लोग जाएंगे, तो उसमें अब वो कोई सरकार की जो भूमिका है वो नहीं रहेगी। सरकार की अभी भूमिका है जो चावल और गेहूं का जो पैदावार होते हैं उसका न्यूनतम मूल्य तय है, उसमें खरीदते हैं सरकार। फूड कॉर्पोरेशन इंडिया, खाद्य निगम उससे खरीदते हैं और उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, मंडी टैक्स, जो राज्य सरकार के खाते में जाता है। कई हजार करोड़ का वो टैक्स सालाना होता है राज्य सरकार को, जो इसमें बंद हो जाएगा। जिस बात को रोमा ने उठाया कि राज्य सरकार की जो दखल है खेती बाड़ी में वो कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगी। और जो प्राइवेट मंडी है उसमें बिक्री होगी, तो जिसमें अभी भी देश में जो प्राइवेट मंडी है उसमें कीमत नहीं मिलती है, जो न्यूनतम मूल्य है। अभी जैसे धान का मूल्य करीब 1800 कुछ रुपया है क्विंटल का, वो प्राइवेट मंडी में हर जगह पे 1200-1400 तक बिक रही है, और बिहार में का जो आंकड़ा है 1000 में बिक रही है। तो इससे यार इस बार धान का उत्पादन काफी ज्यादा हुआ है। तो ये उनका है कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो खेती होगी, यानी कि कंपनी लोग कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक वो करार बनाएंगे जिसको आधार पे वो खरीदेंगे सामान। उनका किसानों का शंका ये है, और बल्कि उनकी वो समझदारी है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी भी वक्त तो तोड़ेंगे। जो आज अगर 2 साल तक तो अच्छे भाव देंगे, जैसा उन्होंने जियो का मसला दिया, जियो में जिस तरह से फ्री में पहले दिया, धीरे धीरे बीएसएनएल को कमजोर करके अब मैं कीमत बढ़ा दी है। तो उसी तरह 2 साल तो खूब देंगे, फिर लोग उसके बस में आ जाएंगे, फिर एकदम डाउन कर देंगे। और आखिर में जाके होगा कि लोगों को अनाज बिक्री करने में जो नुकसान होगा उसके चक्कर में उनको जमीन भी गिरवी रखनी पड़ेगी कंपनियों के पास। सरकार कह रहे कि नहीं, हम जो संशोधन दिया है उसमें जमीन नहीं ले सकते, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे देश की इतिहास में ऐसा हुए है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारे देश में 18वीं सदी में, जिस पर अभी हम लोग लिख रहे थे, उसमें साफ ये दिखता है कि कंपनी ने आके जो टैक्स वगैरह बनाया, उसके बाद बिचौलिया के जरिए से जमीन पे जो दबाव डाला, तो किसानों को जमीन कर्ज के मारे में जमीन छोड़नी पड़ी थी। और यही हो रहा है, यही होगा। मतलब जो 250 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया, जिसके खिलाफ हमारे पूर्वजों ने 250 साल लड़के जो आजादी हासिल की, वो खत्म होने वाली है। फिर वहीं पे हम लोग जा रहे हैं, यानी कि इतिहास के पहिया पीछे जाने लग रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है, और पंजाब के किसानों ने इस बात को उठाया पहले देश के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब के किसान आंदोलन के बारे में थोड़ी छोटी सी जानकारी दे दूं कि ये कोई अजूबा बात नहीं कि पंजाब के साथी जो दिख रहा है किसान लड़ाकू जो भावना, ये बहुत पुराने हैं, ये आज की बात नहीं है। आज से 100 साल पहले 1907 सन में एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन पंजाब में हुए थे। तब भी अंग्रेजों ने 3 कानून बनाए थे ऐसे ही, जो सारे किस खेती को जमीन के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उसके खिलाफ आंदोलन हुए थे, जिसका आंदोलन का बोला जाता है पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन। ये गाना आप लोगों ने सुना होगा, भगत सिंह के फिल्म में भी पगड़ी संभाल जट्टा। ये भगत सिंह के चाचा जी थे सरदार अजीत सिंह, जो गदर पार्टी के नेता थे। गदर पार्टी एक पार्टी थी जो भारत के आजादी के लिए बने थे, और ये देश विदेश में अमेरिका में बने थे। वहाँ के जो मजदूर पंजाब से वहाँ जाते थे, उन्होंने वहाँ पे बनाया था देश की आजादी के लिए, और उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया था कि अंग्रेजों को हम भगाएंगे यहाँ से। और उसके असर में पंजाब में आके उन्होंने किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया, और किसान आंदोलन शुरू हुए थे। ये 19वीं सदी के आखिरी दौर की बात है, 20वीं सदी के शुरू की बात है, जब ये प्रक्रिया वहां चल रही। उसी समय भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह ने ये आंदोलन शुरू किए थे, जिसके ऊपर अंग्रेजों का ये टिप्पणी थी
कि ये सिर्फ किसी के ऊपर आंदोलन नहीं है, ये आजादी की आंदोलन में तब्दील हो रही है। ये रिकॉर्ड में लिखा हुआ है अंग्रेजों के अफसर की, और उसके बाद उनको पकड़ के बंद करके देश से बाहर कर दिया गया था उनको, और वो बहुत सालों बाहर रहे। फिर आखिर में आके 1947 के 15 अगस्त में उनका देहांत हुआ था। तो पंजाब में शुरू से ही लड़ाकू आंदोलन की एक परंपरा रही है। तो अंग्रेजों ने दबाने के लिए कई तरह की कोशिश की थी, और आज के आंदोलन के संदर्भ में समझना जरूरी है। किसान आज के जब ये लोग दिल्ली आए थे, इनको बराड़ी एक ग्राउंड है, बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ इकट्ठे होने के लिए कहा था, और किसान संगठन ने इसको नकार दिया था, बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे तो उसको जेल बना दिया जाएगा। और इन्होंने तय किया कि हम अलग अलग रोड पे रहेंगे ताकि हमको घेर ना पाए। ये बात हुई, आप लोगों को ध्यान होगा, ये बहस हुई थी अभी 10 दिन पहले। इसका पीछे एक कारण है कि पंजाब की जो अनुभव है वो बड़ा दर्दनाक है। ठीक इसी तरह लोग इकट्ठे हुए थे 1919 में बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग में, और जिस पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोली चलाए थे। एक कहानी आप लोगों ने सुने होंगे, दर्दनाक कहानी 1919 में हुए थे जलियांवाला बाग कांड। कुआं लाशों से भर गया था। हाँ, पूरा लाशों से भर गया। आप भी हो, आप लोग पंजाब अमृतसर जाएंगे तो निशानी है, सब निशान बने हुए हैं। और वो एक तरह से किसान की जमात थी वो। और बैसाखी किसानों के बहुत बड़े पंजाब में उत्सव होता है, त्योहार होते हैं, नाच गाना करते, फसल काटता है। उसी दिन सब इकट्ठे हुए थे, और अंग्रेजों ने शो किया था कि रिपोर्ट में कि ये यहाँ से बगावत करेंगे और हथियार उठाएंगे, इसलिए इनको दबा देना चाहिए, और गोली चलाए गए थी, सैकड़ों लोग मरे थे। तो वो अनुभव पंजाब के लोगों में है, इसलिए वो एक जगह इकट्ठे नहीं हुए बराड़ी में। ये बात समझना है कि कई अखबार और लोग इस तरह प्रचार कर रहे हैं कि ये अनुशासन नहीं मानते, सरकार वहाँ बंदोबस्त कर रहे थे, टंकी लगा रहे थे, पानी का बंदोबस्त, लाइट लगा रहे थे, वहाँ क्यों नहीं गए? आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा। वो इसलिए नहीं गए, वो एक जगह में ऐसा इकट्ठा नहीं होना चाहते। उनके लिए उनके अनुभव में ऐसा जलियांवाला बाग का जो हुआ था वो उनके दिमाग में है। दूसरी बात, 1900 उस समय में एक किसानों की संगठन पार्टी बनी थी, कृषि किसान पार्टी बोल के, जो बाद में लाल पार्टी नाम हो गया था। और ये पश्चिमी पाकिस्तान में काफी, पश्चिमी पंजाब में जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ काफी सक्रिय थे। और 1946 में वो पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ विलय हो गया था। उस जमाने में उस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी को 30,000 रुपए और ट्रैक्टर वगैरह दिए थे, कई कई ट्रैक्टर दिए थे। तो उस जमाने में 30,000 आज मतलब 30 करोड़ रुपया होंगे कम से कम, या कहीं 300 ना हो। तो वो एक प्रभाव थे। और 1973 में इस आंदोलन में अभी दिल्ली में जो आए हुए है, उसमें उनका बैनर है एक कृषि किसान संगठन का। जो ये मसला आया लघु और गरीब किसानों का, वो उनके संगठन है, और उनके अध्यक्ष जो एक बहुत नौजवान है, और उसमें महिला बराबर के महिलाएं भी है। कृषि किसान पार्टी 1973 में बने थे। मुझे इसका जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी है, मैं उन दिनों में पंजाब जाता था तो उनसे चर्चा होती। तो अब ये कृषि किसान संगठन किसानों के बने थे। ये कृषि किसान माने क्रांतिकारी किसान, तो उसके हिसाब से इनकी पहचान है। और इसीलिए आज जो दिख रहा है ये 3 महीना 3 साल की बात नहीं, बहुत लंबी प्रक्रिया है। पंजाब में लड़ाकू किसान आंदोलन की एक परंपरा है, और एक ये संगठन कृषि किसान संगठन 1973 में से काम कर रही है। और पूरा ब्लू स्टार के टाइम पहले जो आतंकवादी वगैरह हुआ, ब्लू स्टार के बाद उन्होंने उसका भी मुकाबला किया, तो उनके बहुत सारे साथी शहीद हुए, आतंकवादियों ने उनको मारा। ऐसे शहीद साथी भी है जिनके पिता को या भाई को मारा है, वो इसमें है, शामिल है इस जुलूस में अभी जो दिल्ली में हो रहा है। तो पंजाब में शुरू से ही एक है कि वो भारत सरकार, अंग्रेजों की सरकार से भी लड़े, और भारत सरकार से उनके हमेशा लड़ाई रही। जो
64 के सन 64 में भारत में बहुत बड़ी अकाल पड़ी थी, सूखा पड़ा था। तब पंजाब तो अमेरिका से गेहूं लिए थे भारत, PL 480 मतलब PL 480 एक करार था, एक प्रोग्राम था जिसके तहत उसमें ये शर्त था कि वो बहुत घटिया किस्म का अनाज दिए थे जिसको भारत सरकार ने और उन्होंने मिलके प्रोग्राम चलाया था, काम के बदले अनाज करके। जो सूखा पीड़ित इलाके में काम करेंगे उनको अनाज मिलेगा। तो उस तरह से किया गया। राशन में भी दिए थे, जिसकी बात अभी जिस्टा जी कह रहे थे कि राशन व्यवस्था में कैसे घुसपैठ होती है इन कंपनियों का, वो हमने PL 480 में देखा है। और ये पाकिस्तान में भी अकाल पड़े थे तो वहां भी सूखा पड़े थे, वहां भी ये गेहूं गए। तो पूरी जो दक्षिणी एशियाई देशों में अमेरिका ने अपना असर डाला। उसके बाद उन्होंने हरित क्रांति का नारा दिया, जिसको भारत सरकार ने 1966 से चालू किया। ये हरित क्रांति के नाम से जो बड़े बड़े खेती सारे जमीनों को में एक ही तरह की खेती मिलो मिल चलेगा, और उसमें बहुत ज्यादा नए किस्म के जो बीज, जो विदेशी बीज लाए गए थे, HIB बीज, जो हाई प्रोडक्टिव बीज बोलते हैं, वो बीज लाए थे। और उस बीज के साथ ये जरूरी हो जाता है कि वो खाद भी विदेशी खाद, अंग्रेजी खाद जिसको बोलते हैं, विदेशी खाद डालना होगा। और बड़े पैमाने में फर्टिलाइजर के साथ साथ वो दवाइयाँ वगैरह भी छिड़काएंगे, क्योंकि उस फर्टिलाइजर उस बीज के साथ कीड़े भी होते हैं, तो उसको मारने के लिए वो केमिकल, वो जो रासायनिक दवाई है वो छिड़काए जाते हैं। और इस खेती में इस तरह की बीज में पानी की बहुत जरूरत होती है उत्पादन बढ़ाने के लिए, तो जमीन से पानी खींचना बहुत ज्यादा शुरू हो गया, जिसका असर बाद में जाके पर्यावरणीय असर पड़ा। जमीन में मिट्टी जो है उसकी क्षमता कमजोर हो गई, और ऊपर की जो परत है वो खत्म हो गई है, रेतीला होने लग गई जमीन। अभी पंजाब में पिछले 15-20 साल से ये समस्या आ रही है, और खर्चा बहुत बढ़ गया। और एक ही तरह का खेती मिलो मिल चलेगा, मतलब छोटा पहले था, अलग अलग खेत में अलग अलग तरह से होते थे और देसी बीज लगते थे, अब वो एक होगा। इससे क्या हुआ कि जो छोटे किसान थे वो बिल्कुल बेबस हो गए, ना उसका इतना खर्च कर सकते थे। मझले किसान तक की दिक्कत है कि इतना खर्च नहीं कर सकते, उनको कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेके वो हालत बहुत खराब हो गई और उन्हें जमीन छोड़नी पड़ी, या तो बेच दिया या लूट गए, बाहर चले गए दूसरे प्रदेशों में भी। मध्य प्रदेश, पंजाब के बहुत बड़े किसान भाग के उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में पिछड़े इलाका में गया जहाँ जमीन सस्ती थी, और कई तो वहां बेच के जमीन बेच के कोई एक छोटी सी गाड़ी लेके वो जो टेम्पो चलाने लगे, कहीं कोई दुकान भी बना लिया, इस तरह से हुआ। और ये सारे जमीनों पे बड़े बड़े एक नया कुलक तबके की, जिसको कुलक बोलते हैं, कि जो बड़े ताकतवर लोग हो गए, बहुत जमीनों के उनका नियंत्रण हो गया, जो खुद खेती नहीं करते और करवाते हैं। तो जो किसान बच गए वहां, जो बाहर नहीं जा गए, वो उनके मजदूर हो गए। और फिर बाहर से फिर मजदूर लाना, बिहार से मजदूर लाना शुरू हुआ। आज भी पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पे है, और वहाँ के जो परंपरागत मजदूर इधर उधर हो गए। खेत मजदूर में अब पंजाब के लोग कम है, बिहार उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा है। बेरोजगारी भयंकर बढ़ गई, और इसको लेके आतंकवाद का समस्या में भी ये समस्या थी। बेरोजगारी के वजह से बहुत लड़के आतंकवादी उसमें गए। और जमीन जो खोने का खेल है, जो आज जो खतरा है, उसको ध्यान में रखिए कि पहले जब अंग्रेज आए थे तो जमीन गए थे, उसके बाद हरित क्रांति में जमीन गए गरीबों के हाथ से, और अब जो आएगा कंपनी इसमें और भी जाएगा। तो ये एक पूरा धारा है जिसको वहां के किसान समझता है, जानता है कि इसके पीछे चक्कर है, जमीन जाएगा। इसीलिए ये बुनियादी रूप से लड़ाई जो हो रही है अभी, ये अंततः इसी बात पे जाएंगे कि भूमि अधिकार की लड़ाई होगी, जिसकी बात अभी आई है। साईनाथ ने भी ये बात उठाया है। तो इसलिए ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा और बहुत गहराई है इस आंदोलन में। इसको
उसमें नहीं देखना चाहिए, 3 कानूनों के आधार पे नहीं देखना चाहिए कि सरकार इसमें कुछ रद्द-बदल कर देंगे, ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये बहुत गहराई है इसमें, समस्या बहुत गंभीर है और मामला बहुत गंभीर है, इसलिए लंबा चलेगा और बाकी आंदोलनों को ये प्रभावित करेगा। आप देख रहे हैं कि धीरे-धीरे जिस दिन पंजाब से चले थे हरियाणा में रुके और वहां पे जो लड़ाकू तरीके से उन्होंने लड़ा, बैरिकेड को हटाया, बहुत तरकीब से किया काम उन्होंने। इसका असर सारे देश में पड़ा है, सारे देश में, और पूरे 15-16 राज्यों में अभी शुरू हो गया है और ये फैल जाएगा। तो इसीलिए साथियों, हमें भी अपना वन अधिकार, हमारा भी बहुत बड़ा मुद्दा भूमि अधिकार का है, क्योंकि आखिर वन भी भूमि पे है और उसी में खेती करते हैं लोग। तो हमारे जो वन के कृषक है, वन के जो किसान है, उनको इसके साथ एक रिश्ता बनाना जरूरी है, क्योंकि उनके जीवन भी प्रभावित होगा। और ये तय है कि जो आज पंजाब को विरोध कर रहे हैं देश में, ये खेती बाड़ी में सरकार ला रहा है, ये जंगल क्षेत्र में भी लाएंगे। वहां भी कंपनी पहले से है और कंपनी आएंगे उन जंगल को घेरने के लिए, उनको लूटने के लिए कंपनियां आएंगे। तो हमें सारे अपने क्षेत्र में इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और इन जो आंदोलन हो रहा है इनके बीच एक तालमेल बनाना होगा। ये किसी एक आंदोलन या एक संगठन नहीं लड़ सकते, ये सबको, जैसे अभी इस आंदोलन में आप देख रहे हैं कि 40 से ऊपर संगठन मिलके कर, इसमें कोई एक लीडर नहीं है, ये अन्ना आंदोलन या फलाना आंदोलन नहीं है, इसमें 40 संगठन है और उसके ऊपर एक कोऑर्डिनेशन समन्वय समिति है, वो लड़ रहे। और बातचीत करने में आप देख रहे हैं कि पूरे 40 संगठन के प्रतिनिधि बैठ रहे हैं। ये कोई एक व्यक्ति, एक लीडर की आंदोलन नहीं है, सबसे अहम है। जो नहीं दिख रहा है अभी, महिलाएं बहुत भाग है, लेकिन जो बात करने जा रहे हैं डेलीगेशन में महिलाएं कम है, बहुत कम है। तो धीरे धीरे इसमें महिला नेतृत्व भी बढ़ेगी, क्योंकि वहां की महिलाएं बहुत लड़ाकू है और बिल्कुल घबराते नहीं है, और उसमें कोई पर्दा वर्दा का भी चक्कर नहीं हुआ, तो जरूर वो आएंगे। नौजवान बहुत आपको दिख रहे हैं टेलीविजन में, अगर आप देखेंगे कुछ चैनल दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, तो नौजवान भी बहुत है और वो बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है कि कृषि को लेके, पूरी समाज को लेके, कंपनी को लेके। देखिए, बार बार एक बात आ रहा है कंपनी की। इन्होंने दशहरा में जो रावण के नाम से जलाया, वो मोदी के साथ अडानी और अंबानी का भी, वो 3 का जलाते हैं ना, तीनों में इनमें ही लोग थे। तो कंपनी को लेके बहुत बड़ा सवाल है, जो पहली बार जन आंदोलनों ने उठाया। हम लोग तो कंपनी के खिलाफ बोलते ही है, या जहाँ पे कंपनी का सीधा लड़ाई है वहां बोलते, लेकिन देश भर में, पूरी समाज में, अर्थनीति में, हमारे जिंदगी में, हमारे सामाजिक जिंदगी में कंपनी कैसे घुस रहा है, ये इस आंदोलन में ये बात बहुत खुल के सामने लाए, बहुत मजबूती से सामने। तो हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है ये कि कंपनी के खिलाफ। देखिए, उन्होंने नारा दिया है ना, ये अंबानी अडानी का हम बॉयकॉट करेंगे, उनके सामान को नहीं खरीदेंगे, उनकी जो दुकानें, वो जो बड़े बड़े मॉल बना रहे वो बना रहे, और जियो जो अंबानी का है उसको भी वो बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बॉयकॉट होगा, और भी कंपनी का मामला आएगा। तो हमें तटस्थ रहना चाहिए, सब जानकारी हम लोगों को हासिल करना है। मतलब मैं इतना ही कह रहा था कि चारों तरफ इसका प्रभाव पड़ रहा है और हमें किसी अखबारों के भरोसे में नहीं चलना है। हमें अपने तरीके से, अपने स्रोत से खबर लेनी होगी। आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप सब रंग में बहुत निकलते हैं, रोज निकल रहे हैं, साथी लोग लिख भी रहे हैं। आप लोगों को वो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो आपका आज चर्चा कर लेंगे। ये सारे आंदोलन जो अभी हो रहे हैं, जो पंजाब के किसानों ने जो पहल की, वो देश की राष्ट्रीय किसान आंदोलन बन गए हैं, और ये एक तरह से असहयोग आंदोलन है भारत सरकार के साथ। ये जिस तरह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हमारे देश के लोग असहयोग आंदोलन किए थे, उसी फॉर्म में गया। पंजाब में इस समय भारत सरकार है नहीं, और इस तरह से कल जो बंगाल में शुरू हुआ, बंगाल भी इसी रास्ते में जा रहा है, बिल्कुल केंद्र और उसका भी सीधा टकराव हो रहा है। तो हमें भी इसके बारे में जागरूक रहना है
और आप लोगों से निवेदन है, आप खुद संगठन से पूछिए, सही खबर लीजिए। इन अखबारों के जो आप लोग पढ़ते हैं, ये आपके जो अमर उजाला, जागरण, ये सब बकवास है, इनको छोड़िए। और जो संगठन की चैनल है, जो भी खबर आ रहा है उसको पढ़िए, तो आपको सही खबर मिलेंगे। और समय समय पर हम लोग मीटिंग में भी चर्चा करते रहेंगे, लेकिन सभी साथियों को जागरूक होना पड़ेगा। आप जैसे शिक्षा जी बता रही कि आपने अपने इलाके से खुद रिपोर्ट भेजिए क्या हो रहा है। ऊपर ऊपर खबर ली, आप गहराई में जाइए, लोगों से बात कीजिए। वो सारे खबर हमारे पास आना चाहिए, संगठन के बीच होना चाहिए। ये लड़ाई लंबी है, लंबी चलेगी, ये 5 दिन 10 दिन में खत्म नहीं होगी। तो इसीलिए हमारे वन अधिकार आंदोलन को इस आंदोलन के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। रिश्ता है, क्योंकि भूमि अधिकार आंदोलन के तहत हम इस आंदोलन में शामिल है। हमारे प्रतिनिधि भूमि अधिकार आंदोलन के और किसान सभा के वरिष्ठ साथी आनंद मोल्ला इसमें अग्रणी भूमिका में है। कल अशोक धवले भी महाराष्ट्र से आ चुके हैं। और ये समझना होगा कि आपकी आंदोलन है, आप सब इस आंदोलन में शामिल है, चाहे वो यहाँ शरीर से यहाँ दिल्ली में नहीं है, तो लेकिन आप इसमें शामिल है और इससे प्रेरणा लीजिए। एक हम लोग एक ऐतिहासिक दौर में जी रहे हैं। ये एक देश के आजादी के बाद एक नया ऐतिहासिक दौर में आए हैं, जो एक नई आजादी की लड़ाई की तरफ जा रहा है। एक असहयोग आंदोलन देश की सरकार के और कंपनियों के खिलाफ शुरू हो गया। ये बढ़ेगा और फैलेगा, और वो किस दिशा में जाएगा अभी हम लोग नहीं बता सकते, तय कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो जनमुखी रहे, जनता की बुनियादी मुद्दों पे टिके रहे। अगर जनता के मुद्दे पे टिके रहेंगे तो जरूर आगे जाएंगे। इस लड़ाई में, एक आंदोलन में एक खास बात और है, जो बाकी राजनीतिक पार्टी को भी हालत बहुत खराब है। ये वो लोग भी इस बारे में चिंतित है। ये सिर्फ सरकारी पार्टी पे नहीं है, बाकी पार्टियों ने भी पिछले 30-40 साल से जनता के लिए कुछ नहीं किया, न जनता के बीच जाते हैं, उनके लिए भी खतरा है। एक नए किस्म की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हो रही है, शायद नए किस्म की राजनीतिक संगठन जन्म लेंगे इस आंदोलन के बाद। तो उसकी तरफ भी हम लोगों को ध्यान रखना है। हमें किसी राजनीतिक पार्टी के भरोसे में नहीं चलना है। हमें एक नए किस्म की राजनीतिक दौर में जा रहा है। इसीलिए ये समय बहुत बहुत संवेदनशील समय है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें अपने दिमाग को, अपने मानसिकता को बहुत मजबूत रखना है। हमें घबराना नहीं है और उस सारे चीजों को ऊपर ध्यान रख के आगे चलना है। साथियों के साथ ये जरूरी है, क्योंकि इस आंदोलन में क्योंकि हर आंदोलन में एक नौजवान तबके का बहुत बड़ा हाथ रहता है, तो इस आंदोलन में भी नौजवान तबका बहुत बड़े पैमाने पे बाहर निकला है। और ये मैं कुछ जो तीसरा जी बता रही हैं कि जो छोटे छोटे जो मीडिया है या जो यूट्यूबर्स हैं या ऐसे मीडिया जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, सबरंग है और इस तरह के जो अपना जो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जर्नलिज्म ग्रास रूट पे कर रहे हैं, तो एक न्यूज दिखा रहे थे जिसमें काफी ऐसे नौजवान थे जिनके घर में आरएसएस शाखा के उनके जो फादर हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन ये मूवमेंट में आके सपोर्ट कर रहे हैं। उनसे जब सवाल करे गए कि वो क्यों आए हैं और क्या उनके पेरेंट्स ने उनके माँ बाप ने उनको रोका नहीं, तो उन्होंने बोला बिल्कुल रोका, वहां पे संघर्ष हुआ, लेकिन हम ये बोलकर आए हैं कि जब पूरी भारत में ये आंदोलन चल रहा है तो हम कंबल में बैठ के क्या कर रहे थे। इस तरह के जो उन्होंने लोगों से बात करी, और ये वो लोग हैं जिनके माँ बाप जो है पूरे सत्ता के साथ हैं, बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन, उनके जो पेरेंट्स हैं या वालिदैन हैं वो व्यापारी हैं, उनके बच्चे आके आंदोलन में खड़े हुए हैं। आंदोलन में जुड़ने के लिए अपनी मानसिकता को मजबूत करने की जरूरत है साथियों की। अभी जिस दौर में हम लोग हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने सब जिक्र किया, कि हमें एक अपनी भावनाओं को बहुत संगठित करना होगा और ये मान के चलना होगा कि हमें इस जो परिवर्तन आ रहा है देश में, एक निर्णायक परिवर्तन की तरफ देश जा रहा है, उसमें शामिल होना है। तो हमें कुछ चीजें नहीं करना है, कुछ चीजें करना है। जो नहीं करना, मैं बता रहा हूँ कि हमें अब शिकायत करने की मानसिकता से ऊपर उठना पड़ेगा। जहां भी समस्या है उसको लड़ना है, जितने भी हमारी ताकत है। एक ही चीज को अगर हमारी मानसिकता नहीं, हम समझ नहीं पाते कई बार,
क्योंकि हमारे नजर में दूसरी चीज होता है, हमारे मन में दूसरी चीज होता है, तो जो अच्छी चीज हो रहा है वो भी हम ले नहीं पाते। इस आंदोलन से सीधा रिश्ता जुड़ने के लिए पहला काम है तो हमें हर क्षेत्र में जहाँ से भी साथी है वहाँ इनकी इस आंदोलन के समर्थन में कोई प्रोग्राम करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने जो बात कही है वनाधिकार आंदोलन के साथ इसको जोड़ के हमें जो है वो हमें इसको बड़ा रूप जो है और मतलब ये बड़ा रूप जो है वो देना ही होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जिन इलाकों में ठीक है लोग जो है वो अपने लड़ाई को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से वो जीत भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सारी चीजें हैं। तो अब ये जो पूरा अभी सामुदायिक जो अभी हमारा जो है ये वन संसाधन का जो अधिकार का जो मामला जो चल रहा है, और शासन से ठीक है इसको हमें पता लगा है कल के शासनादेश है इसमें, एक तरफ वो देने की बात जो कि वो आप भी लगातार कहते हैं, एक हाथ से देती है दुनिया 100 हाथों से ले लेती है, तो लेने का रास्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं खोल रहे हैं उन उत्पादों का। तो वो खेत रहते हुए और ये इस आंदोलन के साथ पूरा जंगल का मामला है या वन भूमि पर जो हमारे लोग खेती करते हैं वो सीधा सीधा खेती किसानी का मामला भी है, तो वो उसको हम अलग करके नहीं चल सकते और अलग है भी नहीं। और लोगों के अंदर भी इसको लेके जो दिल्ली में हो रहा है उसको लेके एक बहुत बड़े पैमाने पर हमारे इधर जो लोगों के साथ लगातार बातचीत हो रही है, एक बड़ा समर्थन है और लोग जो है उस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। यहाँ पर अभी जब 8 तारीख का बंद हुआ तो बंद में भी हमें लग रहा था कि क्योंकि ये व्यापारी जो है वो अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, सिख कम्युनिटी के लोगों से, क्योंकि जिस इलाके में हमें इसको मिनी पंजाब भी कहा जाता है तराई को, तो वो मिनी पंजाब भी है, सिख जो है एक बड़ी संख्या में यहाँ पर है और सभी जो है वो किसान और खेती किसानी वाले भी हैं और फार्म हाउस वाले बड़े जो जिन्होंने लोगों की जमीनें दबाई वो भी हैं, वो एक अलग मामला हो जाता है। अभी फिलहाल के लिए हमें उसको एक तरफ करना पड़ेगा। तो उसमें जो है वो पूरा जो है वो जो सिख तबके का जो है वो बहुत बड़ा इसमें जो है जो पूरा बीजेपी का सपोर्टर जो लोग हुआ करते थे, मेरी बात जिनसे लगातार होती थी, काफी बहस भी हो जाया करती थी, वो इस टाइम बहुत गुस्से में है और बिल्कुल जो है उन्होंने एक दिन पहले ही जो है वो ऐलान करके पूरा बंद किया। उस दिन मैंने पूरा जायजा लिया, तहसील में भी गया, मैं एसडीएम ऑफिस में गया, पूरा सोना पड़ा हुआ था, मार्केट पूरी बंद थी, मतलब एक बहुत कामयाब जो है बंद इधर रहा, उसका एक असर था। और लोगों के अंदर भी एक गुस्सा जो है सरकार के प्रति जो है वो बढ़ रहा है लगातार कि ये अगर हमारी जमीनें जो है पूरी छीन लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ आखिर। तो ये सवाल एक बहुत बड़े पैमाने, और अब जमीन का मामला भी है, यहाँ तो जंगल का मामला भी है, तो मामला ये और भी बड़ा हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए जो है इसको लेके जो है हमें बिल्कुल कार्यक्रम जो भी हैं बनाने चाहिए अपने स्थानीय स्तर पर भी और जो है जो राष्ट्रीय स्तर पर जो ये मतलब पंजाब ठीक है, नाम से पंजाब की तरफ से ये चिंगारी जो है वो आई है, लेकिन वो एक पूरा राष्ट्रीय आंदोलन है, तो उसमें अगर हिस्सा नहीं बनेंगे तो ये बहुत बड़ी हमारी मतलब यह कमजोरी साबित होगी। वो तो बिल्कुल बनना ही है, कैसे बनना है इसमें आपस में हमें विचार विमर्श जो है वो करना होगा। जैसे अभी ये भी बात आई कि इनके अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स को हम इस्तेमाल करना बंद करें, अब उसमें बिल्कुल हम इसके समर्थन में करना चाहिए, लेकिन अभी क्या है कि अभी जंगल क्षेत्र में आज तक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मतलब इस हद तक जो है मतलब चीजें हो रही हैं कि आज तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मतलब बीएसएनएल को भी टावर लगाने की परमिशन नहीं दी और बिल्कुल नेपाली जो है वो नंबर वहां पर लोग इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया करते हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं हमें तो लोगों को भी। तो उसमें जो है अब ये 6 टावर जो लगने जा रहे हैं वो अंबानी, क्योंकि उसका नाम क्या मालिक है और अंबानी के वो जियो कंपनी के टावर हैं, तो उनको वन विभाग भी परमिशन दे रहा है और 6 टावर लगने जा रहे हैं। अब सवाल ये भी अभी लोगों के पास तो अभी कोई साधन ही नहीं है कम्युनिकेशन का, उसको हम किस तरह से देखें, वो हमारे लिए बड़ी दुविधा की स्थिति होगी कि लोगों को हम क्या मैसेज दें। तो वो भी हम
थोड़ा इसमें भी सलाह मशवरा चाहेंगे, तो बिल्कुल इसको जुड़ना चाहिए और जो भी प्रोग्राम बनेगा तो उसमें बिल्कुल लोग साथ हैं और साथ रहना जो है वो ताकत भी है और बिल्कुल मजबूरी भी है, ये साथ रहना ही पड़ेगा, उसमें हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, मुझे कुछ कहना है। पहले तो सबको नमस्कार। और मुझे ये कहना था कि जियो के बिना बिल्कुल काम चल सकता है, और जिसके खुद हम भुक्तभोगी हैं कि हमने नहीं लेना था। हाँ ठीक है, बहुत से जूम मीटिंग से हम नहीं आए, काम नहीं हमने अटेंड कर पाए, या आपका व्हाट्सएप नहीं चला, लेकिन हमें विरोध तो करना ही करना है। और जब तक हम विरोध नहीं करेंगे फिर हम किसान के इस आंदोलन का समर्थन भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जियो जहां भी है, और बीएसएनएल पे हम दबाव डालें ना कि वो अपना काम करे। जैसे हम 6 महीने से मेरा नहीं काम कर रहा था बीएसएनएल, पूरी तरह से हमने डीएम कमिश्नर सब पे दबाव डाला और अब काम करने लगा। और उन्होंने एक फायदा और था, बीएसएनएल ने 6 महीने काम नहीं किया तो उन्होंने हमसे मंथली लिया भी नहीं, मंथली जो पेमेंट था वो भी नहीं लिया। तो गवर्नमेंट की अपनी स्कीम्स के फायदे होते हैं, लेकिन उसमें हमें थोड़ा सा ये है कि सफर करना पड़ता है अगर उनका काम नहीं करता है। हाँ, हम ये कह रहे थे कि दूर दराज के गाँव में जौनपुर से भी जो खबर मिली है कि वहाँ के भी जो किसान भले नहीं जा पा रहे हैं और उनके सपोर्ट में हैं लोग, और इसीलिए लोगों ने ये तय किया कि अंबानी अडानी के सामानों को हम लोग नहीं लेंगे उनके सपोर्ट में। तो अंदर अंदर बहुत से लोग हैं सपोर्ट में, भले ना जा पा रहे हो। और किसानों का जो मसला है ये इसमें, तो जो मुझे मतलब खबर मिली है गाजीपुर से भी और जौनपुर से कि जो चल रहा है, बिल्कुल मतलब अंदर से लोग खुश हैं। खासकर ये जब से ये आया अंबानी अडानी का विरोध करने का, कि ये इन्होंने नब्ज पकड़ लिया है, और ये आम गरीब है वो भी इस चीज को समझ रहा है, किसान जो छोटा मोटा किसान। कोरोना कोविड महामारी के ये काल में, लॉकडाउन के काल में, अगर आप उनके हिसाब किताब देखिए, मतलब सरकार के हिसाब किताब देखिए, तो बाकी सब कृषि विभाग, मतलब बाकी सब लॉस में है, जीडीपी लॉस में है, सब कुछ, मगर कृषि विभाग एक अकेला ऐसा है जिन्होंने ये क्वार्टर में भी, ये 5-6 महीने के क्वार्टर में भी अपना मुनाफा दिखाया। हाँ, वृद्धि है इसमें। हाँ, वो इसीलिए है कि ये हमारे आपने अनुभव क्या बताया है कि जहाँ जमीन लोगों के पास थे वो करके खाए ना, और दूसरे को भी खिलाया। यानी कि उन्होंने समाज के अंदर एक मूल्य बनाया है, तो मूल्य बनना ही विकास है। उधार लेके खाने से बेहतर है कि हम अपने उससे खाए। तो कृषि एक जगह थी और है जहां लोग अपने भरोसे में चल सकते हैं, लेकिन जहां कारखाना है, व्यापार है, हम दूसरे के भरोसे में चलना पड़ता है ना, तो वो ठप पड़ गया। इसीलिए हमें अपने स्वनिर्भरता की जो बात है, जो हमारे आंदोलन की मूल नीति है कि हमें स्वतंत्र रूप से अपनी जीवन को बनाना है। सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, हमारे राजनीति भी मजबूत होंगे, स्वतंत्र होंगे। हमें सरकार के भरोसे में नहीं रह सकते। तो आजादी के आंदोलन के लक्ष्य था कि सरकार ऐसे बनेंगे जो हमारी जरूरत को पूरी करेंगे। अब पिछले 30-40 साल में ये बातें सरकार ने छोड़ दी, चाहे किसी की भी सरकार हो, वो आप कल्याण वाले काम का सरकार नहीं कर रहे। जो आप देख रहे हैं कि खेती बाड़ी से कैसे सरकार अपने आप को बचा रहे है, अपना पल्ला झाड़ रहे, कंपनी जाने या तुम जाने। जैसे मजदूरों के लिए किया है, श्रम के लिए, कि सरकार ने सारे कानून वानून को ठप करा के अब मालिक के हाथ में छोड़ दिया मजदूरों को। तो शिक्षा भी यही हो रहा है, प्राइवेट के हाथ में जा रहा है। तो हमें अपना स्वतंत्र, स्वनिर्भर, और हमारे पास ये अवसर है जो बाकी शायद शहर भर में नहीं, मुश्किल है, लेकिन जंगल गांव के क्षेत्र में हम अपने आप बना सकते हैं, क्योंकि वो जगह एक है जहां पर हमारे अस्तित्व है और हमारी अस्मिता है, संस्कृति है। उसको मजबूत करके हम अपने स्वनिर्भर हो सकते हैं। हाँ, हम बहुत फन्ने खा नहीं बनेंगे, ना टाटा बिरला बनेंगे, लेकिन हम आजादी से चैन से जी सकते हैं। उसकी तरफ हमको जाना चाहिए। सेवन्या जी, इनकलाब जिंदाबाद। आप लोग अभी लखीमपुर से बात कर रहे हैं, आपसे हम खास ये बात के बारे में आप जानकारी चाहते हैं कि किसानों का जो आंदोलन इस वक्त चल रहा है सिंघू बॉर्डर पे, दिल्ली के बाहर जो बॉर्डर लगी हुई है हरियाणा पंजाब की, उत्तर प्रदेश की, उसके बारे में अखिल भारतीय जन श्रमजीवी यूनियन की तरफ से आप एक युवा नेता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे?
दीदी मेरा भी यही उन जो भी साथी जो धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन चला रहे हैं, तो मेरा भी यही कहना कि जो अखिल भारतीय वंजन श्रमजीवी है यूनियन है जो हम लोग का, हम लोग भी उनका समर्थन हमें भी देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम भी किसान हैं, हमारे पास भी हम भी किसान हैं और हम भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं। जो हमारे धान यहाँ पे जो बिकाऊ नहीं हो पा रहे, सही से सही दाम नहीं हो पा रहे, तो हमें भी उस ये नहीं कि हमें जंगल का है जो और जमीन की उसी की ही लड़ाई लड़े। जंगल जमीन और जो भी किसान है वो सारे एक ही है, एक ही मुद्दा है, देखा जाए तो एक ही मुद्दा है। तो हमें भी उसमें समर्थन देना चाहिए और धरना प्रदर्शन यहाँ भी लगाना चाहिए, हर हर इलाकों में, जहाँ जैसे लखीमपुर है, हर जगह जगह लगा भी रहे हैं। 8 तारीख को यहाँ बंद था, लेकिन मैं भी सोच, हम लोग भी यही बात कह रहे थे, दादा से मैं कह रही थी कि हम भी यहाँ पे लोगों से मीटिंग करें और एक प्रदर्शन यहाँ छोटा सा लगाएं, ताकि उनको भी ताकत मिले और हमें भी ताकत मिले इस पे। आप कह रहे थे कि आदिवासी समुदाय, जनजातीय समुदाय भी किसान है, तो अभी हमें बता दें कि आप किस तरह की अलग अलग चीजों को जो आप उगाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, जैसे कि हमारे यहाँ पे गन्ना ज्यादा होता है, उसका दाम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, उससे किसान इतना परेशान है। यहाँ पे धान उग रहा, वो भी उसका भी सही दाम नहीं हो पा रहा। अगर लोग बेच भी रहे हैं तो बनिया लोग उसमें इतना कटौती कर रहे हैं कि लोग उससे ज्यादा परेशान है। अपनी खेती का जो जो पैसे लगाते हैं उसका भी पूरा दाम नहीं मिल पा रहा, उससे लोग बहुत आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत परेशान है। तो इस चीज को लेकर जो आंदोलन चल रहा है बहुत ही अच्छा है। जो अन्नदाता है, हम लोग देखा जाए तो दुनिया के एक किसानदार अन्नदाता हैं, अगर इनको ही सही दाम नहीं मिलेगा तो जो और भी जो जैसे कि रोजगार चल रहे हैं वो सारा खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। जैसे किसानों को अगर नहीं मिलेगा सही दाम तो अर्थव्यवस्था सारा खत्म हो जाएगा, मेरा यही कहना है। इनकलाब जिंदाबाद। रजनीश भाई हमारे साथ, रजनीश भाई गंभीर भी बैठे हुए, बहुत वरिष्ठ नेता हैं अखिल वंजन श्रमजीवी यूनियन के। रजनीश भाई, किसानों का जो आंदोलन 18-19 दिनों से चल रहा है उसके बारे में AIUWF ने तो समर्थन पूरा दिया है, मगर आप लखीमपुर खीरी में हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसके? बिल्कुल, ये बिल्कुल हमें लगता है कि ये जो किसानों का जो आंदोलन है वो सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं है, उसकी मार जो है वो देश का हर नागरिक जो है उसकी मार को सहने वाला है। तो कोई भी उससे बचने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा एक तरह से जो हमारे जो पूरी फसलें हैं, पूरी जो पैदावार है, वो पूरा कुछ 2-3 लोगों के हाथ में जब चली जाएगी तो पूरे जो लोगों का तो पूरा मतलब एक पूरी अर्थव्यवस्था का सवाल है इसमें। तो लोग खरीदेंगे, खरीदार जो कंज्यूम करेगा, जो बेचेगा, वो सब कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे, बाजार भी प्रभावित होगा, उससे बाजार भी त्रस्त होगा। तो हमें इसको एक सिर्फ जो है वो खेती किसानी का आंदोलन ना मान के और मान के एक देश के अगर नागरिक भी हैं, ठीक है हम काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम काम नहीं भी कर रहे हैं, देश के एक साधारण नागरिक की तरह से हम जो है वो रह रहे हैं, तो तब भी हमें उसके समर्थन में उतरना जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि हम जैसे इधर वनाधिकार के आंदोलन में जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं, तो मुद्दा अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, मुद्दा अलग नहीं है, क्योंकि आखिर वनाधिकार क्या है? वो भी एक तरह से जमीन का मामला है। ठीक है, खेती करते हैं जमीन पर तो अपनी उगाई हुई पैदावार जो है उससे हम अपनी आजीविका चलाते हैं। जंगल पर में जो वनोपज है वो भी तो उसी धरती की देन है, उसी जमीन की देन है, उसी जमीन की एक पैदावार है। वो उसके आजीविका का अगर हमें अधिकार नहीं है या वो अधिकार भी हमारे से छिन जाता है तो बिल्कुल लोगों के, किसानों के, मजदूरों के, जो खेती किसानी पर निर्भरशील परिवारों के एकदम सड़क पर आने का जो है पूरा रास्ता खुल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें वनाधिकार आंदोलन में भी है, तो वनाधिकार आंदोलन को भी अगर ताकत देनी है, वनाधिकार आंदोलन को भी हमें अगर मजबूती के साथ आगे ले जाना है, तो हमें इस आंदोलन के बीच में जो है, इस आंदोलन के साथ जो है वो कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना हमारी बिल्कुल जरूरत भी है
और मजबूरी भी है। तो एक बड़ा मैसेज जो है वो गया है उस 8 तारीख के बंद से, और सरकार हिली तो है, कहीं ना कहीं हिली तो है, लेकिन ये बेहया लोगों की सरकार है, बेशर्म लोगों की सरकार है। इसको उसका भी कोई मतलब वो दिखाना नहीं चाहती है। घमंडी लोगों की, अहंकारी लोगों की सरकार है ये। रजनीश जी, 15 दिसंबर को चूंकि कानून पारित हुआ था, बहुत अहम कानून 2006 में पारित हुआ था, तो 15 दिसंबर तो आदिवासी जनजातियों के लिए बहुत एक अहम दिवस है, ऐतिहासिक दिवस है। तो 15 दिसंबर को कुछ इरादा है क्या कि खास आंदोलन को लेकर कुछ खास जारी करने की? बिल्कुल, 15 दिसंबर को हम 2006 जब से कानून आया है, हमारा यूनियन 15 दिसंबर को जो है सब इलाकों के अंदर नहीं, या सब इलाकों में जब नहीं होता है तो दिल्ली के अंदर, दिल्ली में 15 दिसंबर को हम इसको एक आजादी के रूप में इसको मनाते चले आ रहे हैं, एक नई आजादी के रूप में। तो वो उसको तो हम नहीं मतलब छोड़ेंगे नहीं, वो तो हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का वो है ही। लेकिन इस 15 दिसंबर को क्योंकि ये किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो वो उसके साथ जोड़ के हमें जो है 15 दिसंबर को यहाँ पर हम बिल्कुल अपने जंगल क्षेत्र के अंदर जो है वो एक बड़ा जो है वो कार्यक्रम जो है वो आयोजित करेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इकट्ठा हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के नाम है, राष्ट्रपति भी क्या कहा जाए, लेकिन राष्ट्रपति के नाम से हम जो है देना चाहेंगे कि भाई राष्ट्रपति के नाम से एक मेमोरेंडम, जो कि भूमि अधिकार, जो कि ये पूरा जो इन तीनों कानूनों के खिलाफ, इन तीनों कानूनों का विरोध, और जो है वनाधिकार जो कानून को लागू करने की मांग को लेके एकदम जो है वो जमीनी तौर पर लागू करने की मांग को लेके एक मेमोरेंडम जो भी तैयार हमारा यूनियन करेगा, वो उसके साथ हम जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से हम भिजवाएं। तो सुकालो दी, ये जो किसानों का आंदोलन जारी है दिल्ली में इस वक्त 18-19 दिन से जारी है, सिंगू बॉर्डर पे जारी है, सरकार दिल्ली के अंदर जाने नहीं दे रही किसानों को, मगर फिर भी पूरे देश का ध्यान ये आंदोलन पर है क्योंकि संघर्षशील आंदोलन है। आप तो बहुत एक वरिष्ठ नेता है, 5 महीने 2018 में जेल में रह चुकी है, उसके पहले 2015 में भी राजकुमार जी और उमा जी के साथ में आप जेल में थी। तो आप क्या संदेशा देना चाहेंगी अखिल वन जनश्रमजीवी यूनियन की तरफ से देश को और हमारे किसान भाई बहनों? बीच में क्योंकि भूमि धरती माँ है, चाहे वो नाम किसान हो, चाहे नाम एक अलग लेते हैं, बाकी चीज एक ही है। कोई भी लड़ाई है धरती माँ के ही लेकर है, जंगल जमीन है वो भी धरती है। तो जीवित रहने के लिए चाहे कोई भी हो, एक धरती पे तो हम पांव रख के रहते हैं ना, तो हम तो किसी जगह पे रहेंगे, हम वो लड़ाई जो है लड़ेंगे। और ये किसान चाहे वन अधिकार है, भूमि अधिकार हो, ये हम तो एक साथ हैं और एक साथ हो, एकजुट है, उसका समर्थन है। हम जिस जगह पे बैठे हैं उस जगह से हम समर्थन है। बार बार जो है हम पूरा न्यूज देख रहे हैं, देखते हुए समर्थन में है। वो देखते हैं ना कि ले मसाले चल पड़े हैं, लोग मेरे गांव के अंधेर जीत लेंगे, लोग मेरे गांव का, हम लोग ये अंधेरा बाहर निकल के आ रहे हैं। ये किसान भाई जो निकले हैं एकजुटता के लिए, एक ताकतवर जो है समस्या आगे आए, जो हम चुनौती दे रहे हैं सरकार को। आज हम एक जीत हासिल है और जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत सुकालो जी। तो नंदू जी, आप 9 महीने के बाद आपकी रिहाई हुई है जेल से, और 2018 में भी आपको लीलासी में बहुत परेशान किया था। तो बताइए कि आपका अनुभव क्या रहा जेल में, और अभी छूटने के बाद आप वापस संघर्ष में आप जुट गए हैं, तो उसके बारे में बताइए। वहाँ में थे अनुभव में थे जो था तुम सही है, मगर यहाँ पर जो हमको अरेस्ट हुए थे, जो मकान बनाने वाला था उसको हमको जेल जब चल गए तो वो मकान 2 तल्ला ठोक दिया। बोला जो मकान के रुकवाए थे
उसको घरेवा किया था तो दीदी फोन किया तो वो घरेवा के हटा दिए प्रशासन लोग। तो हमको अरेस्ट किए, वो जमीन वो घर को रोके थे कि बनना नहीं चाहेगा। और जब हमको पुलिस प्रशासन ने अरेस्ट कर लिए, जेल भेज के उसमें 2 तल्ला मकान बना दिए दीदी। आपके परिवार वाले कहाँ पे हैं? सब घर में है। घर में है, अच्छा। आप बिल्कुल, आप हिम्मत नहीं हारे बिल्कुल? नहीं नहीं, हिम्मत काहे हारेंगे जी। वो तो जेल हमारा घर है ना। हमारा से ही दरोगा जी बाद में बयान पूछने के लिए आया था, दुद्धि में आना था। तो पूछा नंदू कैसा हो, हम कहें कैसा रहेंगे, वो तो अपना घर गए थे हम ना, घर में है। तो उता लगा रहता है आना जाना, अपना हक कर लिए हमको घर में बंद करो चाहे कहीं भी कर दोगे, उसमें हमको कोई या नहीं है। संघर्ष आपका जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नंदू जी, अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया।